अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू टॉपर्स एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रॉसिंग ओवर एंड रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी। इससे पहले हमने जीन लिंकेज को डिस्कस किया था। लिंक जीन किसको कहते हैं, फिर लिंकेज ग्रुप को हम फाइंड कैसे करते हैं, होमोलोगस और नॉन होमोलोगस में कितने लिंकेज ग्रुप्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखी। फिर उसके बाद डिटेक्शन का एक छोटा सा टॉपिक आपने देखा है कि यहाँ पे आप डिटेक्शन में ये मालूम करते हैं कि जीन आपस में स्टिल लिंक है या वो लिंकेज ड्रॉप हो गई है। अब अगर लिंकेज ड्रॉप हुई है तो लिंकेज ड्रॉप होने के पीछे का रीजन हमारे पास क्या है। लेक्चर एंड हुआ था वहां पे क्रॉसिंग ओवर के ऊपर कि लिंकेज के ड्रॉप होने का रीजन क्रॉसिंग ओवर है। अब आगे बढ़ेंगे, यहां पे डिफाइन करूंगा आज कि क्रॉसिंग ओवर किसको कहते हैं, ये कब होता है, कौन से क्रोमेटिड्स के अंदर होता है। फिर क्रॉसिंग ओवर के रिजल्ट से रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी को मालूम करने का फार्मूला क्या है, और जेनेटिक मैप जो हमारे पास होता है डिस्टेंस बिटवीन लिंक जीन, उसका यहाँ पे क्या रोल है। साथ रहिएगा, एंड तक ये लेक्चर आपने देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। गौर से देखिए जरा। सबसे पहले देखते हैं क्रॉसिंग ओवर किसको कहते हैं। याद रखें कि क्रॉसिंग ओवर एक एक्सचेंज का प्रोसेस है। क्रॉसिंग ओवर is the exchange of maternal and paternal यानी दोनों पेरेंटल parts of chromatid. Crossing over is the exchange of maternal and paternal parts of chromatids during पेयर फॉर्मेशन। जरा गौर से आपने देखना है। जब पेयर फॉर्मेशन के दौरान, देखिए एक आसान सी बात आपको बता रहा हूं, आपके बॉडी के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्रोमोसोम्स हमारे पास कहां से आए हैं। जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम है ना, लेट्स से इधर हमारे पास ये एक क्रोमोसोम है आपकी बॉडी का, ये दूसरा क्रोमोसोम है। लेट्स से ये क्रोमोसोमल पेयर नंबर 10 है। तो इस 10 नंबर पेयर को अगर आप देखें, इसमें ये दो क्रोमोसोम है, तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि इसमें ये एक क्रोमोसोम ये फादर से है और ये दूसरा क्रोमोसोम जो है ये मदर से है। तो इन दोनों क्रोमोसोम्स की आपस में क्या होती है, पेयरिंग होती है। अब जब पेयरिंग का प्रोसेस होता है तो बाज़ औक़ात ऐसे होगा कि इसमें एक्सचेंज हो जाएगा। मैं थोड़ा सा इसको यहाँ क्लियरली ड्रा करूं कि ये ज्यादा विजिबल हो और आपको ये पता चल सके कि क्रॉसिंग ओवर का बेसिकली मकसद क्या है। जरा गौर से देखिए मेरी तरफ। फर्ज करें ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है, ये एक पेरेंटल क्रोमोसोम है एक पेरेंट का, ठीक है। ये फर्ज करें फादर से आया है, और इस तरह दूसरा इसी के पेयर को मैं जरा एक चेंज कलर में ड्रा कर लेता हूं ताकि आप इसको आसानी से फिर समझ सके। जरा गौर से देखें, ये इसका पेयर है। अब एक चीज जो यहां सीखने की है वो ये है कि आपने इधर सिस्टर और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड को समझना है। एज यू नो वेरी वेल कि ये हमारे पास एक क्रोमेटिड है, ये दूसरा क्रोमेटिड है, फिर इसका भी ये एक क्रोमेटिड है, ये दूसरा क्रोमेटिड है। अगर मैं इन दोनों क्रोमेटिड्स की बात करूं तो दे आर टर्म्ड एज सिस्टर क्रोमेटिड्स। इनको क्या कहते हैं बच्चे, सिस्टर क्रोमेटिड इसको कहते हैं। इस तरह इस क्रोमोसोम के भी इन दो क्रोमेटिड्स का रिश्ता क्या है, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स है। अब जरा गौर से देखें, इस क्रोमेटिड का और इसका, इनका आपस में रिश्ता ये नॉन सिस्टर होगा। ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, ये नॉन सिस्टर। बस सिंपल इज दैट, एक क्रोमोसोम के दो क्रोमेटिड को सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं, और फिर क्रोमेटिड ऑफ द टू डिफरेंट क्रोमोसोम आर कॉल्ड नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। अब पहले इस डेफिनेशन को समझे। एक्सचेंज ऑफ मैटरनल एंड पैटर्नल पार्ट्स ऑफ क्रोमेटिड ड्यूरिंग पेयर फॉर्मेशन। ये जब पेयर करते हैं तो बाज़ औक़ात ऐसे हो जाता है कि इस क्रोमेटिड का, तवज्जो से इधर देखें, फर्ज करें इसका ये छोटा सा पार्ट इसके साथ क्या कर जाए, ये एक्सचेंज कर जाए। ये देखिए ये पूरा क्रोमेटिड हमारे पास ब्लू है और ये छोटा सा हिस्सा रेड आ गया। यहां पे ये पूरा क्रोमोसोम रेड है और ये छोटा सा हिस्सा क्या आ गया, ये ब्लू आ गया। अब जरा गौर से देखें, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्रॉसिंग ओवर कहां पे हुआ है, सिस्टर क्रोमेटिड में या नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में, तो जाहिर सी बात है
आप कहेंगे ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में हुआ है। ये एक एमसीक्यू है, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। पॉइंट नंबर 2, ये होता कब है? तो याद रखिए ये होगा ड्यूरिंग प्रोफेज 1। मियोसिस का जो प्रोफेज है ना 1, उसमें होगा हमारे पास। तो ये 3 पॉइंट्स शुरू में आपने याद करने हैं कि क्रॉसिंग ओवर इज डिफाइंड एज द एक्सचेंज ऑफ मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमेटिड, जो मदर और फादर का क्रोमेटिड पेयर करेगा आपकी बॉडी में। तो ये जो पेयरिंग होगी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के दौरान, कभी कभी ऐसे होता है कि ये अपने कुछ पार्ट को चेंज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? कि कुछ पार्ट्स को चेंज कर लेते हैं। अब जरा गौर से मेरी बात आपने सुननी है, अच्छा तवज्जो से इधर देखना है। लेट्स से इस क्रोमोसोम के ऊपर जीन है, जीन ए, इसका अल्टरनेट इधर जीन ए, यहां पे जीन बी, इसका अल्टरनेट इधर जीन बी, यहां पे जीन सी, इसका अल्टरनेट इधर जीन सी, स्मॉल सी। अब इधर देखें, अच्छा बिल्कुल फोकस से इधर देखें। इस रेड के ऊपर, ये तो चूंकि इसका पार्ट है ना, तो इस रेड के ऊपर कैपिटल डी है, और इस ब्लू के ऊपर ये इसका पार्ट है, तो ये फर्ज करे स्मॉल डी है। अगर नॉर्मल आप इस क्रोमोसोम को देखें तो ये कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी इस तरह था। अब क्रॉसिंग ओवर के बाद कैसे हो गया है? कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, कैपिटल डी। तो यहां पे ये पार्ट ऑफ क्रोमेटिड क्या हो गया है? एक्सचेंज हो गया है। अब तवज्जो से आपने मेरी बात सुननी है। जो एक्सचेंज यहां पे हुआ है, अगर आप इस क्रोमोसोम को अब देखें और इस क्रोमोसोम को देखें, तो इस क्रॉसिंग ओवर का रिजल्ट क्या हुआ है? रिजल्ट इन न्यू वैरायटी। इससे क्या होगा? हमारे पास एक नई वैरायटी बनेगी, एक नई एलिलिक, एक नई जेनेटिक कॉम्बिनेशन बनेगी, और वो जो नई जेनेटिक कॉम्बिनेशन है उसका रिजल्ट क्या होगा? उसका रिजल्ट वेरिएशन होगा। तो आपने इस बात को एमसीक्यूज के लिए क्लियर करना है कि क्रॉसिंग ओवर एक्चुअली रिजल्ट्स इन वेरिएशन। क्रॉसिंग ओवर जब भी होगा तो इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा? वेरिएशन आएगा। अब तवज्जो से देखिए शाबाश। रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी यहां पे हमारे पास क्या है? हम रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी को यहां पे कैसे मालूम करेंगे? इसका फार्मूला इसके पीछे क्या होगा, और आप रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी को डिफाइन कैसे करेंगे? 3 चीजें बच्चे बहुत जरूरी है। आप रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी को कैसे डिफाइन करते हैं, एक ये चीज है। फिर रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके देखेंगे कि इसको कहते हैं और इसके पीछे फार्मूला क्या होगा। जरा गौर से देखिए। अगर मैं इधर ये देखूं, एक डेफिनेशन लिखूंगा, फिर इस एक्सप्लेनेशन की तरफ आऊंगा। नंबर्स ऑफ रिकम्बिनेंट ऑफस्प्रिंग्स इन अ जेनेटिक क्रॉस। एक जेनेटिक क्रॉस हुआ है, उस जेनेटिक क्रॉस में अगर आप देखें, जो जेनेटिक क्रॉस 2 इंडिविजुअल के दरमियान हुआ है, उसमें रिकम्बिनेंट ऑफस्प्रिंग्स के नंबर्स कितने हैं, ये रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। क्या मतलब है इसका? इधर देखिए गौर से। 2 तरह की जनरेशन पहले आपने सीखनी होगी। एक हम फिनोटाइप के लिहाज से बात करते हैं पेरेंटल, और दूसरा हम फिनोटाइप के लिहाज से बात करते हैं रिकम्बिनेंट। अच्छा, आपको पता होगा रिकम्बिनेंट के लिए इधर रिकम्बिनेंट डीएनए सीखना होगा। इधर देखिए मेरी तरफ, ये सारा डीएनए ये ब्लू कलर का एक टाइप का है, ये रेड इधर दूसरा टाइप का है। तो ये क्रोमोसोम फर्ज करें मदर का है, ये फादर का है। तो इस पूरे क्रोमोसोम में ये एक पार्ट किसी दूसरे सोर्स का है। तो रिकम्बिनेंट अगर मैं डीएनए के लिहाज से देखूं, ये अगर मैं प्रोटीन के लिहाज से देखूं, ये अगर मैं सेल के लिहाज से देखूं, ये अगर मैं ऑर्गेनिज्म के लिहाज से देखूं, इन सब के लिए आप यूज कर सकते हैं, बट सबके पीछे का सोर्स क्या होगा? रिकम्बिनेंट डीएनए होगा। और रिकम्बिनेंट डीएनए को हम डिफाइन कैसे करेंगे? अ डीएनए having another DNA from another source। सिंपल सी डिफिनीशन हमारे पास ये है। एक डीएनए है
जिसके पास एक और डीएनए आया किसी और सोर्स से। तो जब ये दो सोर्सेस के डीएनए आपस में मिलेंगे, इसको क्या कहेंगे? इसको रिकम्बिनेंट डीएनए कहेंगे। अब जहां रिकम्बिनेंट डीएनए होगा उस सेल को रिकम्बिनेंट सेल कहेंगे, उससे जो प्रोटीन बनेगा वो रिकम्बिनेंट प्रोटीन होगा। वो जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर ये प्रोटीन और ये सेल ये डीएनए होगा उसको रिकम्बिनेंट ऑर्गेनिज्म कहेंगे। क्या कहेंगे? रिकम्बिनेंट ऑर्गेनिज्म कहेंगे। मैं अपने तरीके से एक आसान सी एग्जांपल आपको दे रहा हूं ताकि आप इसमें गलती ना करें। फर्ज करें हमारे पास यहाँ पे मदर है और यहाँ पे फादर है, ये जेनेटिक क्रॉस है। इन दोनों के मैं कुछ फिनोटाइप्स लिखूंगा और उन फिनोटाइप्स के बाद इसके ऑफस्प्रिंग का फिनोटाइप लिखूंगा, तो आपको पता चलेगा कि नेक्स्ट जनरेशन में रिकम्बिनेंट का मतलब क्या है और पेरेंटल का मतलब क्या है। फिर उसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ आऊंगा। जरा गौर से तवज्जो से देखें। फर्ज करें ये मदर जो है इसकी हाइट के लिहाज से ये टाल है और कलर ऑफ स्किन के लिहाज से ये व्हाइट है, ठीक है, या चले कलर ऑफ आइज के लिहाज से इसकी कलर ऑफ आइज ब्लू है, ठीक है। मदर क्या है? हाइट के लिहाज से टाल है और कलर ऑफ आइज के लिहाज से ब्लू है। यहां फादर जो है वो फर्ज करें मॉडरेट है, ठीक है, हाइट के लिहाज से मॉडरेट है और कलर ऑफ आइज के लिहाज से क्या है? ब्लैक है। अब तवज्जो से देखें, एक ऑफस्प्रिंग आया, बिल्कुल गौर से देखें। एक ऑफस्प्रिंग ऐसा है जो कि प्योरली टाल भी है और ब्लू आइज भी है। तो ये ऑफस्प्रिंग आपके पास क्या होगा? ये पेरेंटल होगा क्योंकि ये एग्जैक्ट मदर की तरह है। दूसरा एक ऑफस्प्रिंग है, फर्ज करें जिसकी हाइट जो है वो मॉडरेट है और कलर ऑफ आइज जो है ये इसकी ब्लैक है। इसको भी मेरे बच्चे क्या कहेंगे? ये भी पेरेंटल है क्योंकि ये एग्जैक्ट फादर की तरह है। अब एक और ऑफस्प्रिंग है जो हाइट के लिहाज से टाल है बट उसका कलर ऑफ आइज ब्लैक है। अब इस कॉम्बिनेशन को आप देखें, ये ना तो इसकी तरह है ना इसकी तरह, बल्कि ये इन दोनों की क्या है? कॉम्बिनेशन। अब आप गौर से देखें, फर्ज करें ये हाइट वाला जीन इनमें से कोई जीन है और ये कलर ऑफ आइज वाला ये वाला है। लेट्स से आपको एग्जांपल से समझा रहा हूं। तो ये वाला क्रोमोसोम जिस ऑफस्प्रिंग में आ जाएगा वो ऑफस्प्रिंग इनके लिहाज से एक पेरेंट की तरह होगा और इस कैरेक्टर के लिहाज से दूसरे पेरेंट की तरह। जिस तरह आपने देखा कि एक ऑफस्प्रिंग मदर की तरह टाल है और फादर की तरह उसका ब्लैक कलर ऑफ आइज है। तो यहां क्या हुआ है? हुआ यह है कि यहां रिकम्बिनेंट कैरेक्टर आया है। रिकम्बिनेंट कैरेक्टर क्यों आया है? क्योंकि रिकम्बिनेंट डीएनए बना है इसकी बॉडी में। रिकम्बिनेंट डीएनए क्यों बना है? क्योंकि इसमें क्या हुआ है? क्रॉसिंग ओवर। तो इनको आपस में आपने लिंक करना है। Crossing over result in recombinant DNA, recombinant chromosome. That recombinant chromosome which is present in a cell is called recombinant cell. और वो ऑर्गेनिज्म जिसमें होगा उसको रिकम्बिनेंट ऑर्गेनिज्म कहेंगे और उसका फिनोटाइप वो पेरेंटल फिनोटाइप की हमारे पास क्या होगी? एग्जैक्ट सेम उससे नहीं होगा, ये इससे डेविएट करेगा। क्लियर हो गई ये बात? तो दैट इज व्हाई क्रॉसिंग ओवर रिजल्ट इन वेरिएशन। नाउ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फार्मूला ऑफ रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी। और फिर ये डिपेंड किस चीज पे करेगा ये देखेंगे। जरा गौर से देखिए, रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी को मालूम करने के लिए आपने ऐसे करना है कि रिकम्बिनेंट के नंबर्स लिख लेने हैं, उसके बाद इसको डिवाइड कर लेना है आल पे। आल का मतलब होता है कि पेरेंटल प्लस रिकम्बिनेंट दोनों, और फिर इसको उठा के 100 से मल्टीप्लाई करना है। इसकी जो वैल्यू आएगी दैट इज रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी वैल्यू। यहां तक बात क्लियर हो गई है? ये रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब एक चीज और डिस्कस करते हैं कि ये रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी और ये क्रॉसिंग ओवर ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा? रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी और क्रॉसिंग ओवर ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा और एक्चुअल डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा? बिल्कुल गौर से देखिए। अच्छा, मैं एक जेनेटिक मैप ड्रा कर रहा हूं। ये एक मैप है। फर्ज करें मेरे पास है जीन ए, जीन बी, जीन सी। जेनेटिक मैप क्या होता है? मैप आपको बताता है कि इस क्रोमोसोम के अंदर, इस डीएनए के अंदर लोकेशन ऑफ जीन क्या है। तो फर्ज करें इधर जीन ए पड़ा है, इधर जीन बी पड़ा है, और इन दोनों के दरमियान जो हमारे पास डिस्टेंस है वो फॉर एग्जांपल 9 सेंटीमॉर्गन है। कितना है? 9 सेंटीमॉर्गन। अच्छा, 1 सेंटीमॉर्गन इज इक्वल टू 1% रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी। ये यूनिट आप इसको मेजर कर सकते हैं इधर।
और बी और सी के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो फर्ज करें 9.5 सेंटीमॉर्गन है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि फाइंड द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के दरमियान डिस्टेंस कितना होगा, तो आसान सी बात है, ए और बी में जितना है बी और सी में जितना है इसको प्लस कर लें, तो 9 + 9.5 ये आ जाएगा 18.5 सेंटीमॉर्गन। ये एक्चुअल डिस्टेंस है बिटवीन दीज टू लिंक जीन। याद रखिए, अच्छा एक क्रोमोसोम एक डीएनए के ऊपर है तो दे आर लिंक जीन, तो ए और बी और सी इसको प्लस करें। अब बाजों का ऐसा होता है, जब आप इसको प्लस करके देखें और फिर आप ऑफस्प्रिंग के फिनोटाइप को देख के आप रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालें। फर्स्ट करें रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई 17%। इधर बच्चे पेन उठाए और एक पॉइंट अपने पास लिख लें, ये पॉइंट आपको ज्यादा काम आएगा। 2 पॉइंट्स आपको बताऊंगा एमसीक्यूज के लिए। नंबर 1, इफ द वैल्यू ऑफ रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी इज लेस देन द एक्चुअल डिस्टेंस, अगर लिंक जीन के दरमियान आप जब रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी मालूम करें, रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू वो अगर एक्चुअल डिस्टेंस से कम आ गई तो याद रखिएगा कि इधर कंसीक्वेंट क्रॉसिंग ओवर हुआ है। क्या हुआ है? कंसीक्वेंट क्रॉसिंग ओवर हुआ है, दोबारा से हुआ है, बार बार हुआ है। कंसीक्वेंट क्रॉसिंग ओवर जो बार बार हो जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्रॉसिंग ओवर उसका इफेक्ट सेकंड क्रॉसिंग ओवर ने क्या किया है? कैंसिल कर दिया है। दैट इज व्हाई द रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी वैल्यू इज लेस देन द एक्चुअल डिस्टेंस। बात क्लियर हो गई यहां तक? अच्छा, अब एक और बात आपको सिखा रहा हूं, गौर से देखें कहां पे क्रॉसिंग ओवर एंड रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी के चांसेस ज्यादा होंगे। इधर एक पॉइंट लिख रहा हूं, गौर से देखें। क्रॉसिंग ओवर एंड रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी, इसके चांसेस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू डिस्टेंस बिटवीन लिंक्ड जीन। बस बहुत सिंपल हो गया है। याद रखिए, जिन लिंक्ड जीन्स के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा होगा वहां क्रॉसिंग ओवर का चांस ज्यादा होगा, और जब क्रॉसिंग ओवर का चांस ज्यादा होगा तो वेरिएशन ज्यादा आएंगे, रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। इन दो चीजों को जहन में रखिए कि क्रॉसिंग ओवर एंड chances of crossing over and recombinant frequency is directly proportional to distance between linked gene। फर्ज करें ये हमारे पास जीन ए और जीन बी 9 सेंटीमॉर्गन, बी और सी 9.5 सेंटीमॉर्गन, तो इधर क्रॉसिंग ओवर का चांस ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस वन, और फिर इन दोनों के दरमियान तो क्रॉसिंग ओवर का चांस बहुत ज्यादा है। इससे आपको एक आसान सी एग्जांपल दे रहा हूं। एग्जांपल ये है, जब आप पतंग उड़ाते हैं ना, उड़ानी नहीं चाहिए, बहुत खतरनाक चीज है, रास्ते में लोगों को नुकसान पहुंच जाता है उससे, कहीं छतों के ऊपर या कहीं पे भी वो डोर गुजरती है तो लोगों को नुकसान पहुंच जाता है, ठीक है। आजकल बहुत ये चीज़ वायरल हो रही है और बहुत सारे लोग जो हैं वो इससे डेविएट कर रहे हैं। जो लोग पतंगे उड़ाते हैं, रोडों के ऊपर कोई बाइक पे जा रहा है तो किसी का कान कट जाता है, इवन एक बंदे की डेथ हो गई है, तो बहुत खतरनाक चीज़ है। बट यहाँ पे मैं आपको एक थोड़ी सी एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जितनी वो पतंग दूर जाएगी तो किसी और पतंग की डोर उसको क्रॉस करेगी आसानी से। तो डिस्टेंस जब बहुत ज्यादा होगा तो क्रॉसिंग ओवर का चांस क्या होगा? ज्यादा होगा, पतंग कटने का चांस बहुत ज्यादा होगा। और जब करीब होगा तो फिर क्रॉसिंग ओवर का चांस जो है वो क्या होगा? हमारे पास कम। तो इधर भी आपने ये याद रखना है कि क्रॉसिंग ओवर which result in recombinant frequency, which result in variation, इसका चांस डायरेक्टली प्रोपोर्शन है डिस्टेंस बिटवीन लिंक जीन से, ठीक है। इसके ऊपर मॉर्गन का एक एक्सपेरिमेंट है, जब आप उसको थोड़ा सा पढ़ेंगे ये चीजें आपकी मजीद समझ में आ जाएगी। बेसिक कंसेप्ट आपको दे दिया है, आपने इसको सही तरीके से कवर करना है, कंसेप्ट इसके ऊपर क्लियर करना है। दिस वाज ऑल अबाउट क्रॉसिंग ओवर एंड रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी। और मेप को हमने डिस्कस किया कि सेंटीमॉर्गन के लिहाज से डिस्टेंस बिटवीन लिंक जीन ये किस चीज पे डिपेंडेंट है। मिलेंगे एक और लेक्चर के साथ, वहां डिस्कशन होगी हमारी लिंकेजेस के ऊपर, डिफरेंट जो सेक्स लिंकेजेस है और सेक्स डिटर्मिनेशन का जो पैटर्न है, उन पैटर्न्स को डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अल्लाह हाफिज।